हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी एज वेल एज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम आज हम कवर करेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी टीनिया सोलियम की देख ली थी, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी ऑर्गेनिज्म कवर किए हैं, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, साइकन, ओबेलिया, ऑरेलिया, टीनोफोरा के सैलियन फीचर्स प्लस फैसिकुला हिपैटिका। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो आपके सिलेबस से हैं वी आर ऑलरेडी डन विद दैट टॉपिक्स, ठीक है। तो आज फिजियोलॉजी कवर करते हैं। आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत वंडरफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन को हल्का क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो जो हमारा टीनिया सोलियम होता है ना, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनके पास एक बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ना कि इनके पास पूरा कंप्लीट एब्सेंस होता है एलिमेंट्री कैनॉल का। पूरा एलिमेंट्री कैनॉल है ही नहीं, एकदम ही नहीं है। तो ये बड़ा इनका ना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनके पैरासाइटिक एडाप्टेशन में ये देखा जाता है कि इनके पास कोई भी एलिमेंट्री कैनॉल नहीं है, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ओके। एज वेल एज दे डोंट हैव अ बॉडी कैविटी ऑल्सो, दैट्स वाई दे आर नन एज एसिलोमेट। इसी वजह से हम इन्हें एसिलोमेट कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी बॉडी कैविटी भी नहीं है। तो भाई जब बॉडी कैविटी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एलिमेंट्री कैनॉल नहीं है, तो हाउ दे लाइक टेक देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट का गट, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इनके ये कैसे हैं, डाइजेनेटिक हैं। दे हैव टू होस्ट जहाँ पर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ ह्यूमन एंड द सेकेंड वन इज़ पिग। जो फर्स्ट है ह्यूमन, इसमें ये क्या करते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन होता है। लाइक ऐसा होता है ना कि पानी रखा हुआ है और पी लेना। अब पानी को तो आप खा पी नहीं रहे हो, पानी तो भाई बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अंदर तो नहीं है ना कि ये इसमें टूटेगा उसमें टूटेगा, ये होगा वो होगा, पानी एब्जॉर्ब हो गया। तो सेम ऐसे ही जो प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिशंस होते हैं, जो प्री डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्हें क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द क्यूटिकल। क्यूटिकल बहुत अहम रोल इनमें निभाता है, क्योंकि ये क्यूटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल तो एब्जॉर्प्शन में भी बहुत हेल्प करता है। सेकेंड ऑफ ऑल ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये होस्ट का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइक हमारी बॉडी है, एक एनिमल बॉडी एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं एंड देयर आर सेवरल एंजाइम जो कि हमारे जितने बैक्टीरिया लाइक पैथोजेंस हो गए उनके लिए क्या होते हैं, बड़े ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं और उनको मार देते हैं। दे विल गोना किल देम, ठीक है, जितने भी पैथोजन हैं। यू नो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज HCl, जो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो वो पैथोजन को किल करने के लिए होता है। वैसे ही बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर किलिंग द पैथोजन। तो वैसे ही इनको किल करते, अगर एंजाइम वो किल कर देते, लेकिन दे हैव क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल लेयर इनको प्रोटेक्ट करती है, जिसके वजह से जो टेप वॉर्म है, जो हमारा टीनिया सोलियम है ना, उस पे ऊपर कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता है इस क्यूटिकल की लेयर की वजह से। और वो होस्ट का कितना भी तगड़ा एंजाइम हो वो उस पर काम नहीं आता है, और जो टीनिया सोलियम है वो अपना मस्त न्यूट्रिशन जो है वो गट से, जो ह्यूमन का गट है वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज टीनिया एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू द body surface. This is the most important question that had been asked in like BHU 1982, 1994 as well as in PCS 1997, that कि टीनिया जो है वो किस मोड ऑफ, मतलब वो किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है, फ्रॉम विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन टीनिया एब्जॉर्ब देयर लाइक न्यूट्रिशन, आप ऐसे बोल सकते हो कि कौन सा मोड यूज़ करता है। तो दे यूज़ बॉडी सरफेस, वो अपनी बॉडी सरफेस का यूज़ करके वहाँ से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो क्यों, इफ़ आई टेल यू द इम्पॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक दैट कि टीनिया सोलियम के पास सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम। द सेकेंड वन इज दे हैव कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, द सेकेंड वन। एंड द थर्ड वन इज द क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल प्रोटेक्ट द tapeworm from the host digestive enzyme, as well as cuticle help in the absorption of nutrient, as well as body surface is the mode of nutrition, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है डाइजेस्टिव सिस्टम में।
दिस इज़ फॉर द हिंदी स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि सब कुछ हिंदी में ही आपको हमने पढ़ाया है कि टेपवर्म जो है टीनिया के शरीर की गुहा अपस्थिति होती है। इसमें कोई भी पाचन तंत्र नहीं होता है। यह पूरी तरह से झल्ली के माध्यम से मेजबान के आंत से अवशोषित पूर्व पचे हुए पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। टीनिया शरीर के सतह के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन करता है। आहार नली की पूर्ण एलिमेंट्री कैनॉल यहाँ पर पूरी तरह से पूर्ण अनुपस्थित होता है। और जो इसकी क्यूटिकल, जो झल्ली मेजबान है, झल्ली मतलब क्यूटिकल जो है, वो टेपवर्म की रक्षा करता है, जो हमारे पाचन एंजाइम्स होते हैं उनसे। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि जो रेस्पायरेशन होता है वो टेपवर्म में एनारोबिक होता है। कैसा होता है एनारोबिक? इससे पहले भी जब हमने फैसिकोला पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा था कि भाई एनारोबिक होता है। ओके। उसके बाद अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो दे हैव लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस कनेक्टिंग एक्सक्रीटरी कैनॉल, इनके पास एक्सक्रीटरी कैनॉल्स होते हैं। और फ्रॉम ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम फ्लेम सेल इन ईच प्रोग्लॉटिड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर एमोनिया एंड फैटी एसिड। तो लाइक हमने आपको फ्लेम सेल के बारे में बताया था कि फ्लेम सेल जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लैटिहेल्मिन्थेस में। दे एक्ट लाइक अ किडनी, ठीक है, किडनी के ही तरह काम आते हैं और एक्सक्रीशन में यूजफुल होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे फ्लेम सेल होते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोशिका, एक मिनट, जिसको हम बोलते हैं कहाँ गया, जिसको हम, अच्छा एक मिनट, ये लाइन आप पढ़ो। अनुद्रव एंड क्रॉस कनेक्टिंग उत्सर्जन नलिका प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में लौ कोशिका, ठीक है, लौ कोशिकाएं हम इसे बोलते हैं, से तरल पदार्थ निकलती हैं। और मुख्य उत्सर्जन जो इनमें होता है, जो मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो मेन होता है, जिसको बाहर निकलना ही है इनकी बॉडी से, वो होता है एमोनिया एज वेल एज द फैटी एसिड। ठीक है। एमोनिया और फैटी एसिड पे यहाँ पर क्या होता है, इन्हीं का एक्सक्रीशन होता है। और अगर हम थोड़ा और बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो भी इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है फ्लेम सेल एंड 4 एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है। चार मेन एक्सक्रीटरी डक्ट कंटेन करेगा टीनिया सोलियम का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस फ्लेम सेल, दोनों ही मिलकर के एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। और 4 एक्सक्रीटरी डक्ट में से जो 2 एक्सक्रीटरी डक्ट होता है वही एक्चुअली एक्सटेंड करता है लास्ट के प्रोग्लॉटिड तक। ठीक है। और फिर जा करके ओपन हो जाता है एक्सक्रीटरी पोर में, जो कॉमन एक्सक्रीटरी पोर है। और फिर वहीं से जो इनका एमोनिया होता है और जो क्या कहते हैं फैटी एसिड होता है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो लास्ट प्रोग्लॉटिड है, अगर वो लॉस्ट हो जाए, उसकी प्रोसेस आप जानते हो एपोलाइसिस बोलते हैं। 2 एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन थ्रू सेपरेट एपर्चर, अगर वो लॉस्ट हो जाए, वो मतलब गिर जाए या खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है ना कि जो सेपरेट एपर्चर होते हैं वहां से एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इफ़ आई समराइज दिस अगेन, तो आप ये देख रहे हो कि रेस्पायरेशन तो भाई एनारोबिक हो रहा है। सेकेंडरी अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन में फ्लेम सेल पाए जा रहे हैं, 4 एक्सक्रीटरी डक्ट पाया जा रहा है। 4 एक्सक्रीटरी डक्ट में से जो 2 एक्सक्रीटरी डक्ट है वही लास्ट प्रोग्लॉटिड तक जाते हैं। अगर लास्ट का प्रोग्लॉटिड जो है वो एपोलाइसिस की वजह से हट जाता है, लूज हो जाता है, खो जाता है, तो फिर क्या होता है ना कि जो सेपरेट एपर्चर्स हैं वहाँ से आपका एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है लाइक फैटी एसिड एंड अमोनिया वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इफ यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम, तो स्कॉलेक्स के पास एक पेयर होता है सेरिब्रल गैंग्लिया का, जो कि कनेक्ट होता है ट्रांसफर कनेक्टिव एंड गैंग्लियोटिक रिंग कॉमिशर। 5 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स आर गिवन आउट इनटू द स्टॉबुला। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये 3 लाइन हमने इसलिए लिख दी कि इनकेस आप नोट में लिखना चाहो तो लिख लो कि दे हैव अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, इतना आप रखना। और कहाँ होता है पेयर ऑफ गैंग्लिया, तो स्कॉलेक्स में होता है। ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। इसमें आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। समझिए, जो टेपवर्म होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एंड यू नो कि हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स कि जो मेल एंड फीमेल हैं दे बोथ विल फाउंड ऑन अ सेम ऑर्गेनिज्म, दोनों एक ही पे पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। इनके पास कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ईच मैच्योर प्रोग्लो इनका ईच मैच्योर प्रोग्लॉटिड इसमें पाया जाता है। अब मैच्योर प्रोग्लॉटिड जो होता है इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड विथ मेल एंड फीमेल गोनैड। तो आपको हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि प्रोग्लॉटिड 3 तरह के होते हैं, मैच्योर, इमैच्योर एज वेल एज ग्रेविड। तो जो मैच्योर होता है उसमें आप देखते हो कि वो कंप्लीटली मेल एंड फीमेल के गोनैड से भरा होता है, मतलब टेस्टिस एंड मतलब स्पर्म एंड एग की बात हो रही है। ठीक है। और जो इमैच्योर होता है उसके पास कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं। ओके। एंड ग्रेविड की बात करें तो वहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ एग दिखाई देंगे। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है कैन अकर विद द सेम प्रोग्लॉटिड ऑन द 2 प्रोग्लॉटिड ऑफ द सेम स्टोबुला। मतलब ये हो रहा है कि एक ही प्रोग्लॉटिड में हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 प्रोग्लॉटिड
एक ही भाई एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें प्रोग्लॉटिड्स हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसी को तो हम प्रोग्लॉटिड बोल रहे हैं ना, फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट टू द सेकंड सेगमेंट, वो जो एरिया होगा वो प्रोग्लॉटिड कहलाएगा। तो हो सकता है कि एक ही प्रोग्लॉटिड में हो जाए फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल का, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट प्रोग्लॉटिड थर्ड प्रोग्लॉटिड से फर्टिलाइज कर ले, ये भी चीज़ यहाँ पर पाया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखिए टेस्टिस जो होता है वो न्यूमरस होते हैं, राउंड होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं हमारे प्रोग्लॉटिड्स में। एक सिंगल ओवरी पाई जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोग्लॉटिड के, एंड लोब्स यूनाइटेड बाय अ ट्रांसवर्स ओवेरियन ब्रिज और इस्थेमस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप समझो डिफरेंट लार्वल स्टेज इसमें होते हैं टीनिया सोलियम के। पहला होता है ऑन्कोस्पोर, ठीक है, सॉरी ऑन्कोस्फेयर। सेकेंड वन इज हेक्साकैंथ, जिसको आप विथ 6 हुक बोलते हो, और सिस्टीसेरस जो है वो ब्लैडर वॉर्म। देखिए ईच फर्टिलाइज एग जो होता है वो डेवलप होता है ऑन्कोस्फेयर में। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो ऑन्कोस्फेयर की होती है। किसकी होती है? ऑन्कोस्फेयर की होती है, जिसमें जो एक फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होता है। ठीक है, लार्वा, ऑन्कोस्फेयर इज द लार्वा, जो कि फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, वाइल स्टिल विथ द प्रोग्लॉटिड्स, वाइल स्टिल विद इन द प्रोग्लॉटिड, ऑन्कोस्फेयर जो होते हैं, अब क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है और ये एक लार्वा है, तो ये पास होता है थ्रू द फीकल मैटर ऑफ द मैन। हमने आपको पढ़ाया था कि जो एडल्ट होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में कवर कर लेते हैं पूरा का पूरा, लेकिन जो उनका लार्वल स्टेज होता है जो कि ऑन्कोस्फेयर है, ये कहा जाएगा पिग में। ठीक है, तो पिग जो है, अब मान लीजिए कि होता क्या है कि ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो अगर पिग के आसपास जो पिग होते हैं, आप जानते हो कि वो गंदा सामान खाते रहते हैं, तो उसमें अगर वो खा लेते हैं, वो इनगल्फ कर लेते हैं, तो अब उस फीकल मटेरियल में क्या होगा ना, लार्वा होगा ऑन्कोस्फेयर, जो कि चला जाएगा पिग में। तो सेकेंडरी पिग जो होता है, मतलब होस्ट जो पिग है, वो एक्वायर करता है ऑन्कोस्फेयर से इनके जो इन्फेक्शन होते हैं वो। ऑन्कोस्फेयर मतलब कि लार्वल स्टेज चली गई अब पिग में। अब क्या होगा कि पिग के स्टमच में जो हेक्साकैंथ है वो रिलीज किए जाएंगे। हेक्साकैंथ मतलब कि अब इसमें क्या होंगे, हुक्स प्रेजेंट होंगे, 6 हुक प्रेजेंट होंगे। हेक्सा मतलब 6 होते हैं, एंड कैंथ मतलब यहाँ पे हुक बोला जा रहा है, तो 6 हुक प्रेजेंट होंगे थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, एंड ऑन रीचिंग मसल गेट इंसिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैडर वॉर्म। ठीक है, और फिर ब्लैडर वॉर्म में चले जाएंगे। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन होस्ट जो होता है, वो इनफेक्ट कैसे होता है भाई, जब वो मीजली पॉर्क खा ले। ठीक है, जब एक ह्यूमन बींग कच्चा या खराब पका हुआ मीजली पॉर्क खा ले, ठीक है, तब उस खाने से ना जो हमारा टीनिया सोलियम है वो बॉडी में एंटर कर जाता है ह्यूमन बींग के। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया कि ह्यूमन बींग के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर पिग इनगल्फ करे तो वो चला जाता है, जो टीनिया सोलियम का लार्वा है वो पिग की बॉडी में। ठीक है, अब देखिए सिस्टीसैरी इन पिग मसल कैन रिमेन वायबल फॉर सेवरल ईयर। अब ये जो इनका टीनिया सोलियम है, सिस्टीसेरियस, जो कि ब्लैडर वॉर्म है, ये बहुत ईयर तक रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ईयर तक रह सकते हैं। उसके बाद अपॉन एंटरिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन, द सिस्टीसेरस avert a scolex attached to the intestinal wall and developed into a mature adult proglotid। अब देखिए मान लीजिए कि ब्लैडर में पिग के ये हमारा टीनिया सोलियम है, ठीक है, और फिर पॉर्क आप खा रहे हो, आप भाई मसल्स खा रहे हो, फिर देखते हो ना कि इंसिस्ट हो जाता, पूरा मसल में फैल जाते हैं सुअर के। तो होता क्या है कि जब आप मसल इनगल्फ करते हो, जब आप मांस खाते हो सड़े गले, तो अभी जो आपका सिस्टीसेरस है वो पॉर्क में है। ठीक है, वो सड़े गले मांस में शुगर के है, और अगर आप उसको खा लेते हो तो जो सिस्टीसेरस है वो आपके अंदर गया। तो जो लास्ट स्टेज सिस्टीसेरस है वो आपके अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने स्कॉलेक्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक स्कॉलेक्स को बदल देता है। सिस्टीसेरस एक स्कॉलेक्स को बदल देता है, और क्या करता है, आपके जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसको पकड़ लेता है, क्योंकि हमने बताया था कि स्कॉलेक्स के पास हुक एंड सकर थे, तो 4 सकर थे, 2 आपके हुक थे और रोस्टेलम भी था। ठीक है, तो उसका यूज़ करके ये आपके इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद वो न्यूट्रिशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंगे और एक एडल्ट टेपवर्म बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका था एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल। ठीक है, पढ़िए इसको, देखिए एक बार समझा देते हैं। ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, एक बहुत ही पॉर्क खाया जो कि सड़ा गला था, तो उस पॉर्क को खाने से जो सिस्टीसेरस की स्टेज थी, जो स्कॉलेक्स था, वो बाहर मतलब आया और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में वो जुड़ गया, और फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लिया, फिर वो एडल्ट बन गया। फिर ये एडल्ट वाला क्या हुआ, जब
ह्यूमन का एक्सक्रीशन हुआ तो फिर उस पार्ट को सुअर ने इनगल्फ किया एंड देन वहाँ से फिर से सुअर की बॉडी में वो चला गया। उसके बाद जब पॉर्क फिर से खाया ह्यूमन बींग ने तो फिर ये लाइफ साइकिल इनकी भाई होने लगी पूरी। ठीक है, कि एडल्ट वाला फॉर्म ये ह्यूमन बींग में बना ले रहे हैं, लार्वल स्टेज ये पिग में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो एक पूरी होल इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए टीनिया सैगिनाटा करके भी एक स्पीसीज है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। इसको हम कॉमनली बीफ टेपवर्म कहते हैं। ये टीनिया सोलियम के ही तरह डाइजेनेटिक होता है। इनका भी प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो कैटल होता है, कोई भी हो सकता है, गाय वगैरह भी हो सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनआर्म्ड टेपवर्म बिकॉज द स्कॉलेक्स डज नॉट हैव हुक। टीनिया सैगिनाटा में आप देखोगे ना कि कोई भी स्कॉलेक्स में हुक नहीं पाई जाएंगी, इसी वजह से इनको बोला जाता है कि ये बिना हाथ पाँव के हैं, मतलब कि अनआर्म्ड हैं। ओके, इट इज़ मोर प्रिविलियंट इन द मैन लाइक टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम से भी ये क्या होते हैं तुलना में ये बहुत अधिक प्रचलित होते हैं। और टीनिया सैगिनाटा बहुत इज लॉन्गर देन टीनिया सोलियम, ये बहुत बड़े होते हैं टीनिया सोलियम के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर अदर डिफरेंसेस बिटवीन अगर हम देखें तो टीनिया सोलियम में रोस्टेलम प्रेजेंट होता है, आर्म्ड होता है, टीनिया सैगिनाटा में एब्सेंट होता है। टीनिया सोलियम के पास टेस्टिस 375 से लेके 575 हो सकता है, इनके पास बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 880 से लेके 1200 तक। ओवरी टीनिया सोलियम में 2 से 3 लोब की हो सकती है, यहाँ पे बस 2 लोब की होगी। यूटेराइन यहाँ पे ब्रांचेस लेस न्यूमरस होते हैं एंड टीनिया सैगिनाटा में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल जो होती है टीनिया सैगिनाटा की वो सिमिलर होती है टू द टीनिया सोलियम और सिम्टम्स कुछ होते हैं टीनियासिस के आर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, indigestion, wait a minute, wait, what is this, okay, wait, okay, इंडाइजेशन लाइक लग रहा है लूप पे गाना चल रहा है, इंडाइजेशन। ठीक है, तो छोड़िए इसको। देखिए कि अगर टीनियासिस हो जाता है, ऑब्वियसली टीनिया की वजह से होगा, तो टीनियासिस हो जाता है तो आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, आपको उल्टी जैसा होगा, आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा। ठीक है, फिर एसिनोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, क्या इसिनोफीलिया हो जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो टीनियासिस होता है ना, ये मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे योमेसन, कॉमिक्लिन एंड एंटीफेन। ठीक है, नाम आप कुछ भी पढ़ लेना। ठीक है, योमेसन, कॉमिकिन एंड एंटीफेन, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से आप टीनियासिस को सही कर सकते हो। देखिए, इस ब्लैडर वॉर्म के द्वारा जो डिसीज़ कॉज किया जाता है उसे हम सिस्टिसिरोसिस कहते हैं और ये मोर डेंजरस, ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे टीनियासिस से। ठीक है, टीनियासिस से। और जो इनसिस्टमेंट होता है ब्लैडर वॉर्म का वो अकर होता है फॉलोइंग ऑर्गन में, विच इज़ कार्डियक मसल, लीवर, आई एंड ब्रेन। यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, इनको हार्म कर सकते हैं इन ऑर्गन्स को। टीनिया सैगिनाटा जो है वॉज वन सोल्ड इन इंसिस्टेड फॉर्म एज अ रेड्यूसिंग एड टू ओवरवेट पीपल। टीनिया सैगिनाटा को एक बार अधिक वजन वाले लोगों को कम करने वाली सहायता के रूप में क्या किया गया था, बेचा गया था कि इसको भाई खा लो, इसको अपने पेट में रखो, तुम्हें भूख वूख नहीं लगेगी, तुम पतले हो जाओगे। दैट इज डिस्गस्टिंग। ओके, टीनिया सोलियम जो है वो मल्टीप्लाइज करता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, गेट शेड इन द फीसेज एट अ सिस्ट एंड कॉन्टेमिनेटेड ग्रास एंड नेचुरल वाटर sources. The water get access into the tissue of the bovine animal. When they feed or contaminated grass water, it starts reproducing again. When such meat is consumed by people, the worm is back into the human being. तो that's all about the today's video. That's all about the Taenia solium. I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. Thank you for watching the video. Meet you in the next video. And उसके बाद अगला कवर करेंगे जो भी आपका स्पीसीज होगा. ठीक है, तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.